बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास चैप्टर शुरू करने से पहले आज हमने नया चैप्टर शुरू करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पेपर पैटर्न के हवाले से बता दूं जो बोर्ड के मुताबिक है। ठीक है, उसमें जैसे 9th में आपका था उसी तरीके से 10th में भी होना है। ठीक, तो ये चैप्टर नंबर आपके बुक में, क्योंकि ये बुक जो है कंटिन्यूएशन ही है 9th क्लास की बुक की, क्योंकि वहाँ आपने 5 चैप्टर पढ़े थे, छठा, सातवां और आठवां, 9वां और 10वां आपने 10th क्लास में पढ़ना है। ठीक है, अब ये देखना है कि हमारे नंबर ऑफ़ MCQs जो हैं वो टोटल 10 है, 10 मार्क्स के हैं। और चैप्टर 6 से भी आपके 2 आएंगे, चैप्टर 7 से 2 हैं, 8 से, 9 से 10। लेकिन बात यह है कि आपने तमाम के तमाम MCQs जो हैं वो याद करने हैं, क्योंकि आपको कोई पता नहीं है कि कौन से 2 MCQs आ सकते हैं। इसी तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी आपने तमाम के तमाम करने हैं अच्छे तरीके से। लेकिन जो पैटर्न है वो ये है कि पहले चैप्टर में से 5 आते हैं और छठे चैप्टर में से भी 5 आते हैं, सातवें चैप्टर से भी 4 आते हैं, टोटल मिला के 9 होते हैं। 9 में से आपने 6 करने होते हैं। ठीक है, और 12 मार्क्स का ये होता है, 2 मार्क्स ईच। ठीक है, इसी तरीके से चैप्टर 8 और 9 में से इसी तरीके से 9 आते हैं। ठीक है, और 2 मार्क्स ईच है और 12 मार्क्स का टोटल होता है, और ये टोटल बन जाते हैं 24। ठीक है, 24 मार्क्स का आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। और जो लास्ट चैप्टर आपका 10 चैप्टर, इसमें से एक आध क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन ये ऑप्शनल है। उसके बाद आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये आपका चैप्टर नंबर 6 में से एक आएगा, चैप्टर नंबर 7 में से क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, और चैप्टर नंबर 8 और 9 में से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आता है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 जो है आपका चैप्टर 8 में से होगा, पार्ट 2 जो है वो आपका चैप्टर 9 में से होगा। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन जो है चैप्टर 10 में से नहीं आता, और ये हर क्वेश्चन जो है वो 8 मार्क्स का है। 2 क्वेश्चन जो हैं आपने अटैम्प्ट लॉन्ग करने होते हैं। टोटल मार्क्स जो है आपके 16 हैं। ठीक है, तो ये है आपका पेपर पैटर्न, और इसके मुताबिक आपने तैयारी करनी है। लेकिन MCQs के हवाले से मैं आपको ये बात बता दूं कि 10 MCQs होते हैं, और इन 10 MCQs में से 3 कम से कम MCQs ऐसे होते हैं जो चैप्टर के अंदर से आते हैं। ठीक है, 3 MCQs ऐसे होते हैं जो चैप्टर के अंदर से आते हैं, इसलिए आपको चैप्टर भी थरली पढ़ने, पहले 2 चैप्टर तो लाजमी आपने थरली पढ़ने हैं। एक एक लफ्ज़, एक एक हर्फ, जिसको कहते हैं घोल के पी जाना, ऐसे आपने पहले 2 चैप्टर जो है घोल के पी जाने हैं। ठीक है, ताकि आपको परेशानी ना हो, और इनकी तैयारी जो है साथ साथ रखें। ठीक है, आखिर में जब आप छोड़ देते हैं तो बहुत सारे नंबर जो हैं आपके कट जाते हैं, इसलिए इनकी तैयारी जो है वो साथ साथ ही रखें। ठीक है, ये तो था आपका पेपर पैटर्न जो मैंने आपको बता दिया है। अब हमने चैप्टर जो है वो स्टार्ट करना है। ठीक है, और चैप्टर हमारा है ये 7 यानी 2 जो हम पढ़े थे। पहले हमने चैप्टर 1 पढ़ा था, चैप्टर जिसको बाब इन्होंने 6 लिखा है, ये बाब 7 है जिसको मैं चैप्टर 2 कह रही हूँ। ठीक है, और इसका है बाब 7 का लेक्चर नंबर 1। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 1 है, पेज 34 है। लेक्चर नंबर 1 पेज 34, और इसका टॉपिक है पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात। ठीक है, पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात। लेकिन पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात पढ़ने से पहले हम ये पहले समझते हैं कि खारजा पॉलिसी या खारजा ताल्लुकात होते किस बुनियाद पर हैं। ठीक है, सबसे पहले जो होते हैं वो डिप्लोमेसी का इस्तेमाल, यानी हम किस तरीके से अपनी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2 होता है आलमी मसाइल का हल, कि मिलजुल कर किस तरीके से जो आलमी मसाइल सामने आते हैं उनका हल कैसे किया जा सकता है। ये आपकी खारजा पॉलिसी के अंदर शामिल होती है किसी भी मुल्क के। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 जो है मफादात। हर मुल्क के अपने मफादात होते हैं। ठीक है, उन मफादात को मद्देनज़र रखते हुए दूसरे ममालिक के साथ किस किस्म के ताल्लुकात रखने हैं, ये चीज़ जो है खारजा पॉलिसी का हिस्सा होती है। उसके बाद होती है नंबर 4 पे तिजारत, यानी आपने अपने मुल्क की जो आपकी प्रोडक्शन है या प्रोड्यूस है उसके मुताबिक आपने किस मुल्क को कौन सी चीज़ की तिजारत करनी है, ये चीज़ जो है आपके अपने मुल्क की मफादात पर जाती है। उसके बाद नंबर 5वें पे है कौमी मामलात। ठीक है, कौमी मामलात में भी आप देखते हो कि आपने किस मुल्क के साथ किस कौमी मामले में मुआहदा जो है वो करना है। डिफेंस का मामला किसके साथ करना है। ठीक है, और अंदरूनी मामलात में किसी की भी इंटरफेरेंस ना होने दे, ये हर मुल्क की अपनी पॉलिसी होती है। ठीक है जी, उसके साथ साथ जो ख़ास मकसद होता है कि इसका वो इंटरनेशनल मसाइल का हल होता है। तमाम ममालिक आपस में जो ताल्लुकात होते हैं वो इंटरनेशनल मसाइल के हल के लिए जो है वो किए जाते हैं।
ठीक है, ये तो थी कि जनरल तौर पर मैंने आपको बताया कि ख़ारजा पॉलिसी किन बुनियादों पर किन मकासद के तहत जो है की जाती है। अब आप देखें कि पाकिस्तान बरआज़म एशिया के जुनूब, अब ये लोकेशन बताई जा रही है पाकिस्तान के हवाले से। ठीक है, पाकिस्तान की लोकेशन क्या है, आपको ये अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान गॉड गिफ्टेड है। क्यों कि आप देखिए मुख्तलिफ़ ममालिक में आप देख लें कि वहाँ पर जो लैंड फीचर्स हैं किसी भी मुल्क के कोई चीज़ एक आध चीज़ नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसमें हर तरह के लैंडस्केप्स और लैंड फीचर्स जो हैं वो मौजूद है। ज़रख़ेज़ ज़मीन भी मौजूद है, पहाड़ मौजूद हैं, दरिया मौजूद है, समंदर मौजूद है, खूबसूरत वादियाँ मौजूद हैं, पहाड़ मौजूद हैं, डेजर्ट्स हैं, ठीक है, सहरा हैं, ठीक है, और ज़रख़ेज़ ज़मीन हमारी फील्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, प्लेटू एरिया है, प्लेन एरिया है, मतलब हर तरह का मौसम और हर तरह के जो लैंड फीचर्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। अब ये पाकिस्तान के हमारी लोकेशन क्या है कि इसकी सरहदी जो सरहदें हैं मशरिक़ में, मग़रिब में, जनूब में और शुमाल में किस किस के साथ मिलते हैं। तो सबसे पहले मशरक़ी सरहद जो है हमारी भारत के साथ, शुमाली सरहद जो है हमारी चीन के साथ, मग़रिबी सरहद जो है हमारे अफ़गानिस्तान के साथ और ईरान के साथ मिलती है, जबकि जनूब में हमारा बहीरे अरब वाक़ है। जैसे कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान को हज़ारहा कुर्बानियाँ देकर हासिल किया गया है, तो इसकी खुद मुख्तारी और सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ भी हमारा अव्वलीन मकसद होना चाहिए, और ये हमारी ख़ारजा पॉलिसी का सबसे पहला मकसद भी आ जाता है। ऑब्जेक्टिव जो है पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी के ये हम पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले ये आपको बता दूँ कि ख़ारजा पॉलिसी बनाने के लिए जिन एजेंसी या जो अदारे इन्वॉल्व होते हैं उनमें जो हैं 7 अदारे जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं कि ख़ारजा पॉलिसी कैसे और किस मकासद के तहत बनाई जाए। सबसे पहले सदर, फिर वज़ीर आज़म, फिर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, फिर पार्लियामेंट, फिर वजारत ख़ारजा और उसके बाद इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और उसके बाद सियासी पार्टियाँ। ये सारे मिलकर जो हैं वो ख़ारजा पॉलिसी की बुनियाद या मकासद के तहत जो है वो बनाए जाती हैं, और वज़ीर आज़म जो है हतमी जो है इसका फ़ैसला करता है। ठीक है, अब एक रियासत दूसरी रियासतों से ताल्लुकात के क़याम में कुछ बुनियादी असूलों और मकासदों को पेश नज़र रखती है। इस हवाले से जो पॉलिसी बनती है इसे ख़ारजा पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, ये इसकी होगी डेफिनेशन। ठीक है, वो स्ट्रेटजी जिसके मुताबिक हम दूसरे ममालिक के साथ डील करते हैं कि हमारा मकासद क्या है। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी के मकासद दर्ज झेल हैं। अब हमने ये बात पहले कर दी है कि हमने अपनी कौमी सालमियत और ख़ुद मुख्तारी को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपनी ख़ारजा पॉलिसी का पहला मकसद ही यही रखा है कि हमने अपनी ख़ुद मुख्तारी को किसी के आगे कम नहीं होने देना और सालमियत को भी इसका ख्याल रखना है। तो डिफेंस जो है ख़ारजा पॉलिसी की बहुत ज़रूरी है। कायद-ए-आज़म ने भी 1948 में पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी इसी बुनियाद पर वज़ा की थी। ठीक है, और इसको ख़ुद मुख्तारी की हिफाजत करना भी हमारा जो है अव्वलीन जो है वो फ़रीज़ा है। लिहाजा पाकिस्तान ने मुल्की सलामती को ख़ारजा पॉलिसी की बुनियाद बनाया है ताकि दूसरे इलाक़ों से या दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात कायम करते हुए इस बात की अहमियत जो है उनको भी सामने रहे कि पाकिस्तान की ख़ुद मुख्तारी और सालमियत पे आँच नहीं आने देनी। ठीक है, उसके अलावा जो है जैसे कि भारत ने एटमी धमाका किया, ठीक है, ये भी मुल्क की सालमियत का मसला था, तो फिर पाकिस्तान ने भी ये काम करके बताया कि हम अपनी मुल्क की जो है हिफाजत जो है वो कर सकते हैं। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का पाबंद है और ताकत के इस्तेमाल के ख़िलाफ़ आलमी मुहिम में शरीक है। ये मैंने आपको पहले बताया था कि आलमी मसाइल के हल के लिए भी ममालिक जो हैं आपस में जो ख़ारजा पॉलिसी है वो रखते हैं। तो इस मकसद के लिए पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के साथ जो ताकत का इस्तेमाल है उसके ख़िलाफ़ जो है वो शरीक होता रहता है। ठीक है, अब नंबर 2 आपकी नज़रियाती मकासद। जो दूसरा मकसद है ख़ारजा पॉलिसी का वो है नज़रियाती। ठीक है, हमारी चूँकि आपको पता है पाकिस्तान एक नज़रिए के तहत बना है और हमारी जो आइडियोलॉजी है, नज़रिया जो है वो इस्लाम की है, फाउंडेशन जो है वो इस्लाम है। तो इस मकसद के तहत हमने इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर बनाने की कोशिश की है ताकि हमारे जो इस्लामी इक़दार हैं, जो वैल्यूज़ हैं, उनकी हिफाजत की जा सके और उनको फ़रोग़ दिया जा सके। ठीक है, और इस मकसद के लिए उन्होंने इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम भी जो है और इक़्तिसादी तावन की तंजीम के काम में भी काफ़ी हेल्पफुल
पीसफुल पाकिस्तान रहा है, दूसरे इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात कायम किए हैं। ठीक है, दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमानों को मसाइल पेश आए, अब ये मसाइल कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो पाकिस्तान ने मुखालफत की, किसकी? इसराइल की, भारत की और USSR की। इसराइल की क्यों मुखालफत की? फ़लस्तीन के हवाले से, क्योंकि वो इस्लामिक मुल्क है। ठीक है, ये उनको मसाइल मतलब इसराइल ने उन पर कब्ज़ा किया हुआ है। इसी तरह भारत की मुखालफत की क्योंकि उन्होंने कश्मीर पर कब्ज़ा किया हुआ है, और USSR की मुखालफत की कि उन्होंने अफ़गानिस्तान पर हमला किया था। इसी तरीके से बोस्निया, इथियोपिया है, मतलब ये ममालिक सारे, इराक़ है, इन सब के लिए जो है काबिल ज़िक्र हैं ये इन मामलात के लिए कि पाकिस्तान ने इनके लिए बेहतर इनका साथ देने की कोशिश की, मॉरली भी और माली भी। ठीक है, दोनों सूरतों में। उसके बाद इक़्तिसादी तरक्की, ठीक है, इकनॉमिक डेवलपमेंट, ये तीसरा जो है हमारा मकसद है कि हम अपने मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए किन किन ममालिक से किस किस्म के मुआशी माहदात जो है वो करते हैं ताकि हमारे मुल्क में तरक्की हो सके। ठीक है, उसके बाद दिफा के लिए हमने अपने किस तरीके से कौन से ममालिक के साथ हमने अपने ताल्लुकात जो हैं वो कायम करने हैं। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि पाकिस्तान जो है एक तरक्की पजीर मुल्क है, और तरक्की पजीर मुल्कों के लिए ज़रूरी होती है कि अपने ताल्लुकात जो हैं उन ममालिक के साथ बेहतर तौर पर कायम करें जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक कहलाते हैं। अच्छा, अब जिनके साथ तजारत करके या जिन ममालिक से माशी मदद हासिल करके माशी तौर पर तरक्की की जा सके, उनके साथ ताल्लुकात बेहतर किए जा सकते हैं। उसके साथ साथ नए इक़्तिसादी रुझानात को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान ने अपनी खारजा पॉलिसी में अहम तब्दीलियाँ भी की हैं। ठीक है, ख़ुसूसी तौर पर आज़ाद तजारत, आज़ाद इक़्तिसादियात और निजकारी को अपनाएं। निजकारी हम पढ़ चुके हैं कि नवाज़ शरीफ के दौर से हमारे मुल्क में जो है वो निजकारी का निज़ाम जो है वो शुरू हुआ है और अब तक जो है निजकारी का निज़ाम चल रहा है। ठीक है, इसी तरीके से मगरबी ममालिक से करीबी राब्तों का अहम सबब इक़्तिसादी इमदाद है, यानी हमें जो डिफेंस के लिए जो हमें इमदाद मिलती है या जो ममालिक में कोई मसाइल आ जाते हैं हमारे मुल्क में, उसके लिए जो इमदाद मिलती है कि हमने अपने बजट को किस तरीके से सेट करके रखना है, उसके लिए हमने इन ममालिक तरक्की याफ्ता ममालिक से राब्ते जो हैं कायम किए हुए हैं। उसके साथ साथ अमेरिका और मगरबी दुनिया से दोस्ती की एक बड़ी वजह इक़्तिसादी तावन है जो पाकिस्तान को अमेरिका और मगरबी दुनिया के करीब ले गया है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हमें भी इकनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, हमें भी माशी तौर पर अपने आप को बेहतर करना है, तरक्की याफ्ता ममालिक के दौड़ में शामिल होना है। उसके बाद अगला जो लास्ट हमारा मकसद है हमारी खारजा पॉलिसी का, वो है सकाफ़ती तरक्की। चूँकि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, ठीक है, इस्लाम की बुनियाद पर बना है, ठीक है, और इसकी एक ख़ास सकाफ़त है और इस सकाफ़त की हिफाजत करना भी हमारे मुल्क का हक़ है। ठीक है, और पाकिस्तान जो है वो अपनी इस्लामी इक़दार की आइनादार भी है। ठीक है, और इसकी हिफाजत करने के लिए वो दूसरे ममालिक के साथ अपनी खारजा पॉलिसी जो ख़ास कर इस्लामी ममालिक के साथ, ठीक है, दोस्ताना ताल्लुकात कायम कर रहा है ताकि सकाफ़ती वफूद जो है उनका तबादला हो और इस तरीके से हमारे जो कल्चर है वो उन तक पहुँचे कि हम किस किस्म के लोग हैं, अमन पसंद हैं, हमारा लिबास क्या है, हमारे खाने क्या हैं, ठीक है, उसको फ़रोग़ हासिल हो। और इसके साथ साथ उन्होंने रियासतों के दरमियान है सकाफ़ती वफूद के तबादले, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ, ये भी किए जा चुके हैं। दूसरे ममालिक में पाकिस्तानी लिबास और दीगर अशिया पसंद की जाती है जिसकी हम तिजारत भी करते हैं। इस तरह रियासतों के दरमियान अवामी ताल्लुकात की सतह पर सकाफ़त की सतह पर ताल्लुकात मजबूत होते हैं। ठीक है, और इस तरीके से हमारे जो लिबास है, हमारा जो खाना है, हमारे जो अशिया हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं दूसरे ममालिक में और हम इसकी तिजारत भी करते हैं और इस तरीके से जो हमारे ताल्लुकात हैं वो दूसरे ममालिक के साथ बेहतरीन होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये थी हमारे मकासद खारजा पॉलिसी के। नेक्स्ट जो है हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे पाकिस्तान के हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात किस किस्म के हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में हम इंशाअल्लाह ये पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।